हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत सभी का दिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स। ये जो वीडियोस हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किए जा रहे हैं कि कॉमर्स बैकग्राउंड से जो भी बच्चा निकल रहा है, डजेंट मैटर वो किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो या कर रहा है, किसी भी लेवल पर है, किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहा है, मैंने कोई भी एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम्स में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बिल्कुल मेन होते हैं। मेन इन द सेंस कि ये टॉपिक्स आपको हर जगह मिलेंगे ही मिलेंगे, या आप ये कह लीजिए कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रिसेंट में हमने अपना जो अकाउंटेंसी है वो कंप्लीट किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने कंप्लीट किया, और अभी हम बिजनेस स्टडीज़ डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चे नए जुड़े, एक बार पीछे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अकाउंटेंसी के नाम से लिंक आपको मिल जाएगा, अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट क्लासेस के नाम से। तो वहाँ पर आप जो है जा सकते हैं और वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो बिज़नेस की स्टडीज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे थे सर बिज़नेस स्टडीज़ की क्लासेस रन करा दीजिए, तो वो भी आ गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके। ये जो क्लासेस हैं ये साइमल्टेनियसली CUET की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी हेल्पफुल होंगी। जो बच्चे DSSB PGT कॉमर्स का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाली हैं। बाकी जो MP वर्ग 1 में या MP वर्ग 2 या 3 जिसमें भी प्रिपेयर कर रहे हैं कॉमर्स के लिए, उसमें भी ये हेल्पफुल होने वाली है। कुल मिलाकर के ये आपका एक ऐसा पैकेज है जहाँ पर आपको पे कुछ नहीं करना है, लर्निंग ही लर्निंग करनी है, समझना ही समझना है, लेकिन इसका जो बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में वो आपको अल्टीमेट मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हमने बिजनेस स्टडीज़ में जो इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस है वो हमने शुरू किया था। कुछ हिस्ट्री हम लोगों ने कल पढ़ी थी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, आपका फीडबैक भी था, कुछ के पर्सनल फीडबैक्स भी आए थे मेरे पास सॉरी। तो कुल मिलाकर के फीडबैक अच्छा रहा। बाकी अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया कीजिए कि कैसे आपको क्लासेस कैसी लगी हैं, या आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा है, समझ में आया है या नहीं आया है, वो सारी चीज़ें। तो आगे की जर्नी को शुरू करते हुए ये रहा आपके सामने आगे की जर्नी। अब हम शुरू करते हैं जहाँ पर हम ट्रेड सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी उनके बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज़ और कि 1 AD से लेकर के 1991 तक हमारी इकोनॉमी किस तरह से डिक्लाइन होनी शुरू हुई, वो सारी चीज़ें आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके सामने पहली स्लाइड। ट्रेड सेंटर्स, ठीक है। कुछ ट्रेड सेंटर्स थे जैसे पाटलिपुत्र, आज की डेट में उसे पटना के रूप में जाना जाता है। इट वॉज नॉट ओनली अ कमर्शियल टाउन बट ऑल्सो अ मेजर सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स। यहाँ से जो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे उनको भी निर्यात किया जाता था। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि जो पत्थर हुआ करते थे वो कहाँ से निर्यात होते थे? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को आज किस के रूप में जाना जाता है? पटना के रूप में। पेशावर पाकिस्तान में है आज की डेट में। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टिंग सेंटर फॉर वूल एंड for the import of horses. It had a huge share in commercial transactions between India, China, Rome in the 1st century AD. पेशावर ऊन के लिए और घोड़ों के आयात के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और जो पहली शताब्दी थी, माने फर्स्ट AD थी, 1st century AD आप कह सकते हैं, वहाँ पे भारत, चीन और रोम के बीच में जो कमर्शियल रिलेशनशिप्स थे, माने वाणिज्यिक लेन देन जो थे वो बहुत अच्छे थे, और पेशावर उसमें एक बहुत अहम रोल प्ले किया करता था। तो दो चीज़ें हैं, पाटलिपुत्र में पत्थरों का निर्यात हुआ करता था, पेशावर में घोड़ों का आयात हुआ करता था, और जो वूल होती है, ऊन जो होती है, उसका निर्यात हुआ करता था। इसके बाद आता है तक्षशिला, जो आज की डेट में बिहार में पड़ता है। ये जो तक्षशिला है, तक्षशिला एक मेजर सेंटर के रूप में जाना जाता था, लैंड रूट के रूप में, जो कि इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के बीच से होकर के गुजरता था। इट वॉज ऑल्सो सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक्स।
इसको फाइनेंशियल और कमर्शियल बैंक्स की सिटी भी कहा जाता था। एंड द सिटी ऑक्यूपाइड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, जैसे गया है ना। तो ये क्या था, ये बौद्ध शिक्षा केंद्र का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, अभी भी है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये जो है बौद्ध शिक्षा केंद्र के एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में विख्यात होने लगा। इंद्रप्रस्थ है ना, सुना होगा आपने महाभारत काल में इसका नाम, इंद्रप्रस्थ। It was the commercial junction of the royal roads where most routes leading the east, west, south and north converged. इंद्रप्रस्थ एक ऐसा शाही मार्ग था जो, या एक ऐसा जंक्शन था, माने जहाँ व्यापारिक जंक्शन कह सकते हैं, वाणिज्यिक जंक्शन कह सकते हैं, जहाँ से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे के सारे जो मार्ग थे वो मिला करते थे। माने वहाँ से आपको पश्चिम में माल बेचना है हो जाएगा, दक्षिण में बेचना है हो जाएगा, पूर्व में बेचना है हो जाएगा, पश्चिम, माने वहाँ वो एक मेन सेंटर पॉइंट हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद मथुरा का नाम आपने सुना ही होगा, कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा। It was an emporium of trade and people here subsisted on commerce. Many routes from South India touched Mathura and Broach. ऐसे बहुत सारे मार्ग थे जो मथुरा के माध्यम से साउथ इंडिया को क्या करते थे, टच किया करते थे, माने जो मथुरा है, मथुरा की सीमा से जुड़े हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर बड़े स्तर पर व्यापार किया जाता था। वाराणसी, शिवनगरी, कौन नहीं जानता, सब जानते हो। तो वाराणसी, जिसको बनारस भी कहते हैं हमारे यहाँ पर बड़े प्यार से, है ना, और बहुत बहुत क्या कहते हैं, घाटों की सुंदरता वहाँ पर, मतलब देखने दिखाने लायक। एक बार बनारस की गलियाँ, मतलब एक ड्रीम होता है बनारस की गलियों में घूमने वाला, है ना। तो बनारस, वाराणसी, मतलब मुझे तो पता नहीं क्या होता है, जैसे बनारस या वाराणसी ये जैसी नाम सुनता हूँ ना, मतलब एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं बड़ी, है ना। शिव का शहर भी इसको कहा जाता है, जहाँ साक्षात शिव रहते हैं। इसे अच्छी तरह से रखा गया था क्योंकि ये गंगा मार्ग और राजमार्ग दोनों पर था, जो उत्तर और पूर्व को जोड़ता था। यह कपड़ा उद्योग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ और सुंदर सोने की रेशमी कपड़े और चंदन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था। इसे तक्षशिला और भरूच से भी संबंध थे, मतलब इसका जो कनेक्टिविटी थी वो तक्षशिला और भरूच से जो था ये कनेक्टेड था। ठीक है ना। तो क्या क्या था यहाँ पर, ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लॉथ और सैंडलवुड वर्कमैनशिप, ये ध्यान में रखनी है। इसके बाद मिथिला, द ट्रेडर्स ऑफ मिथिला। देखिए ये जो जितने भी शहरों के नाम है ये मिथ नहीं है, मिथिला नहीं था, ये ऐसा नहीं होता था, ये आपके सामने इतिहास है। और ये तो केवल एक जो है 2000 सालों का इतिहास है, उससे पहले का तो इतिहास अगर आप ढूंढने लगोगे तो पता नहीं कितनी कहाँ जाओगे, है ना। ये तो वो इतिहास है जो 2000 साल मात्र का है, जहाँ पर भारत विश्व को क्या करता था, विश्व का नेतृत्व किया करता था, है ना। तो ये वाली एक मजेदार बात है। द ट्रेडर ऑफ मिथिला क्रॉस्ड द सीज बाय बोट्स थ्रू बाय बे ऑफ बंगाल टू द साउथ चाइना सी एंड ट्रेडेड एट पोर्ट्स on the island of Java, Sumatra and Borneo. Mithila established trading colonies in the South Asia, especially in Yunnan. मिथिला के व्यापारियों ने बंगाल की खाड़ी के माध्यम से दक्षिण चीन सागर तक नावों द्वारा समुद्र पार किया। जावा, सुमात्रा, बोर्निया के द्वीपों पर बंदरगाहों पर व्यापार किया, वो जाते थे अपना माल बेचते थे। मिथिला ने दक्षिण चीन में व्यापारिक उपनिवेशों की स्थापना की, विशेष रूप से यूनान में, है ना। तो उसके बाद यूनानीज जो थे वो भारत में आए व्यापार करने के लिए। बहुत सारे पुर्तगीज आए थे, यूनानीज आए थे, डच आए थे, फिर मुगल्स आए। उसके अलावा तो बहुत सारे से लोग आए जिन्होंने भारत का जो इतना इतिहास था, गौरवशाली इतिहास था, कुछ उसको जानने के लिए, कुछ भारत से व्यापार करने के लिए आए, कुछ के मन में ये था कि भारत पर को रूल किया जाए, भारत के जो चीज़ें हैं, भारत की जो प्रभुत्ता है, भारत का जो एक
गौरव है उसको किस प्रकार से क्षति पहुंचाई जाए, जो पिछले कुछ वर्षों में के दौरान हुआ भी ऐसा, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अल्टीमेट भारत भारत ही रहा और भारत भारत ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरे अगर आप देखें कि जो पूरा यूनिवर्स है या जो पूरा विश्व है, उस विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कहीं पे भी, जैसे अगर आप कहीं पर देखते हैं कि वहीं पर युद्ध हो रहा है या कहीं से लोग भगाए जा रहे हैं, तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश होता है जो सबका स्वागत करता है। और भारत ने हमेशा केवल देने की भावना रखी है कि भाई अगर मेरे पास है तो मेरी थाली, मेरे बराबर में कोई व्यक्ति बैठा है तो मेरी थाली में एक रोटी है तो आधी रोटी वो खाए और आधी रोटी क्या है, मैं खाऊं। तो ये जो भावना है ना, ये पूरे भारत के लोगों को आपस में जोड़े हुए है और यही भारत की सबसे प्यारी खूबसूरती है। इसलिए तो कहा जाता है डाइवर्सिटी, क्या बोला जाता है उसको, है ना, अनेकता में एकता, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो केवल और केवल भारत में मिलती है। अब आप एक उदाहरण के तौर पर इस तरह से समझ लीजिए कि लगभग आपके हर 10 किलोमीटर पर आपकी जो भाषा है या आपका जो बोलने का तरीका है उसमें बदलाव आ जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग आपस में साथ मिलकर के काम करते हैं, रहते हैं, बात करते हैं, है ना, वो एक चीज़ है। तो ये बड़ी प्यारी चीज़ है भारत की। इसके बाद उज्जैन है, उज्जैन भी महाकाल नगरी है ना। तो अ गेट, cornelian, muslin and mallow cloth were exported from Ujjain to different centers. It also had trade relation through the land route with तक्षशिला and पेशावर। उज्जैन से तक्षशिला और पेशावर तक के जो थे रास्ते थे जहाँ से व्यापार किया जाता था। ये सब जो है ये कपड़े की जो है, माने जो क्लोथ है, कपड़े हैं, उनकी वैरायटी कह सकते हैं, है ना। तो भूमि के माध्यम से यहाँ से व्यापार किया जाता है। कांची, इसको आज की डेट में कांचीपुरम के नाम से जाना जाता है। कांचीपुरम सुना होगा नाम। इट वॉज हेयर दैट द चाइनीज यूज टू कम इन फॉरेन शिप्स टू परचेज पोल्स, ग्लास एंड रेयर स्टोन्स, एंड इन रिटर्न दे सोल्ड गोल्ड एंड सिल्क। कांचीपुरम में, कांचीपुरम माने कांच का शहर, कांचीपुरम माने जहाँ कांच की, तो यहाँ पर बेसिक जो एक क्या कह सकते हैं, दुर्लभ पत्थर हो सकते हैं या ग्लासेस हो सकते हैं, कांच हो सकते हैं, मोती, यहाँ पर इन चीज़ों का व्यापार हुआ करता था। और जो चाइनीज़ होते थे वो विदेशी जहाज़ों में भारत आते थे। अच्छा, एक मज़े की बात बताता हूँ, जब चाइनीज़ भारत विदेशी जहाज़ों से भारत आते थे इन सब चीज़ों को ख़रीदने के लिए, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुनने में आता है कि जो अगर आप पढ़ेंगे और डेप्थ हिस्ट्री में जाएंगे कि उनके जो जहाज हुआ करते थे वो सोने से भरे हुए हुआ करते थे और फिर वो सोना भारत के व्यापारियों को दिया जाता था और फिर यहाँ से वो बेशकीमती जो चीज़ें हैं, पत्थर हैं, मोती हैं या सी शेल्स हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के जाया करते थे, है ना। ये अपने आप में बड़ा अद्भुत, मतलब आप भारत को जितना जानोगे ना, एक कहीं ना कहीं गर्व वाली बात होगी। सूरत का शहर तो आपको पता ही है, गुजरात, सूरत। इट वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस इन दर गोल्ड बॉर्डर, जिसको जरी कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, जरी कहा जाता है। इट इज नॉट वर्थी दैट सूरत हुंडी वॉज ऑनर्ड इन फार ऑफ मार्केट्स ऑफ इजिप्ट एंड ईरान। माने यहाँ की जो सूरत की जो हुंडी है, जो हमने पीछे पढ़ी थी ना हुंडी, तो सूरत में एक हुंडी हुआ करती थी, उसको मिस्र और ईरान के दूर दराज बाजारों में भी सम्मान मिलता था। अब आप देखो कि भारत किस प्रकार नेतृत्व कर रहा है विश्व का, है ना। आगे देखिए, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सर सम्मान कैसे मिलता है। जैसे अभी भारत लगभग 18 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ भारतीय मुद्रा में, माने इंडियन करेंसी में ट्रेड करने के लिए क्या हो गए, राजी हो गए। तो इसका मतलब भारत जब उनसे व्यापार करेगा तो भारत उन्हें फॉरेन करेंसी माने डॉलर नहीं देगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज डॉलर नहीं देगा, वो क्या देगा, इंडियन करेंसी देगा। तो इसका मतलब है ऐसे लोगों को इंडियन करेंसी का रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, इंडियन करेंसी की जो इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
और यही चीज़ क्या थी उस वक्त थी कि सूरत की जो हुंडी थी उसे ईरान और इजिप्ट में सम्मान मिला करता था। वो जो एक्सचेंज एक किया करते थे वो उसके माध्यम से किया करते थे, है ना। ये एक चीज़ समझ सकते हो आप इस तरह से। इसके बाद आता है ब्रोच। It was greatest center of commerce in western India. It was situated on the bank of the river Narmada and was linked with all important marts and roadways. बट यहाँ पर ना एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि भारत की जितनी भी ट्रेड सेंटर्स थे वो ज़्यादातर वो ज़्यादातर ही नदियों के किनारे बसाए गए। कारण क्या था कि एक तो रोड ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास अवेलेबल हो जाए, दूसरा ऐसे हम समुद्र माने पानी के रास्ते से भी व्यापार किया कर सकें, है ना, पानी के रास्ते से भी व्यापार संभव हो सके। दूसरी चीज़ क्या थी कि जब हम किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं माने मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। आप समझिए इस बात को। पानी की दूसरी चीज़ क्या, एग्रीकल्चर, वहाँ से आपको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसी जो सुविधाएं थी, ये सुविधाएं बड़े सोच समझ करके उन सेंटर सिटीज़ को या ट्रेड सेंटर्स को डेवलप किया गया था। अब देखो जैसे बरोच ही है, आपने पीछे भी देखा होगा कि वो कोई गंगा किनारे शहर बसा हुआ है, कोई यमुना किनारे शहर, जैसे आगरा है यमुना किनारे बसा हुआ है, बनारस है, मिथिला है। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं या बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, या जैसे मथुरा है, मथुरा भी हमारा जो है बैंक ऑफ द यमुना रिवर है ना। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो मतलब किसी भी नदी के किनारे उनको बसाया गया है। कारण थे उसके कि लोग रहेंगे, पानी की व्यवस्था रहेगी, खान पीन सही रहेगा। एक जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके माने किसी भी कोई भी जो नेशन है उसका जो प्रोग्रेस है वो उसके सराउंडिंग जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन पर डिपेंड करता है। तो प्रयास यही किया गया कि हमें सारी रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो जाएं, है ना। तो जैसे ब्रोच था, तो ब्रोच क्या था, पश्चिमी भारत में वाणिज्य की सबसे बड़ी सीट थी, नर्मदा नदी के तट पर था और सड़क मार्ग के साथ साथ जितने भी महत्वपूर्ण मार्ग थे उनके माध्यम से जुड़ा हुआ था। कावेरी पट्टम, आज कावेरी पट्टा था, आज की डेट में उसको कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है। ये अपने आप में बड़ा यूनिक है, इसको समझना। देखो इसमें क्या क्या था। इट वॉज साइंटिफिक इन इट्स कंस्ट्रक्शन एज अ सिटी एंड प्रोवाइडिंग लोडिंग अनलोडिंग एंड स्ट्रॉन्ग फैसिलिटी ऑफ मर्चेंटाइज। फॉरेन ट्रेडर्स हैड देयर हेडक्वार्टर्स इन दिस सिटी। जैसे आज की डेट में आप क्या कह सकते हो उन्हें, जैसे क्या कह सकते हैं उन्हें, एम्बेसीज होती हैं। तो एम्बेसीज कहाँ पर हैं, दिल्ली में। तो उस समय पे जो फॉरेन ट्रेडर्स हुआ करते थे उनके जो हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे वो सिटी में हुआ करते, हेडक्वार्टर समझ रहे हो ना। इट वाज कन्वीनियंट प्लेस फॉर ट्रेड विद मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड फार ईस्ट। पूर्व के जितने भी देश थे वहां तक फैला हुआ था। अब आप देखो मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना और फार ईस्ट तक ये फैला हुआ। इट वाज द सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर परफ्यूम, कॉस्मेटिक, सेंट, सिल्क, वूल, कॉटन, कॉरल, पर्ल्स, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन और शिप बिल्डिंग। भारत ही केवल उस समय एकमात्र ऐसा देश था जो जहाज बना करके बेचा करता था। आप सोचो, तो कावेरी पट्टम के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर के रूप में अपने निर्माण में वैज्ञानिक था। माल की लोडिंग अनलोडिंग और मजबूत सुविधाएं यहाँ पर थीं। विदेशी व्यापारियों के मुख्यालय शहर में थे। यह मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और सुदूर पूर्व के साथ व्यापार के लिए सुविधाजनक स्थान था। यह इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, सुगंध, रेशम, ऊन, कपास, कोरल, मोती, सोना और कीमती पत्थरों के लिए व्यापार का केंद्र था। और यह जहाज निर्माण के लिए भी सबसे प्रमुख केंद्र था, कावेरी पट्टम, है ना। एक है अपने बीच में ताम्रलिप्ति। ये क्या है ताम्रलिप्ति? यह पश्चिम और जो सुदूर पूर्व के साथ समुद्र और भूमि दोनों से जुड़े सबसे महान बंदरगाहों में से एक था, ठीक है ना। इसे सड़क मार्ग से बनारस और तक्षशिला से जोड़ा गया बाद में, ताम्रलिप्ति, है ना। ये तो ये कुछ सेंटर्स हैं। इन सेंटर्स में आपको क्या ध्यान में रखना है कि किस सेंटर से किस चीज का व्यापार होता था और कौन सा कहाँ तक फैला था, है ना। एक बार आप जब पढ़ोगे इतिहास को थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा गर्व भी होगा कि भारत
हम ऐसे भारत के नागरिक हैं जिसने विश्व गुरु के रूप में जाना गया है और हमेशा सभी लोगों का स्वागत किया है ना। वसुधैव कौटुंबकम कहा गया है कि यह जो धरती है ये एक परिवार, एक कुटुंब के रूप में है, सभी एक के समान है, कभी भेदभाव नहीं रहा, सभी लोग साथ में रहे। बहुत सारी जो है विशेषताएं हैं भारत की, तो अपने आप में एक गर्व की अनुभूति होती है भारतीय कहलाने में, है ना। चलिए, मर्चेंट कॉरपोरेशंस, जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया व्यापारी निगम बनते चले गए, संघ बनने शुरू हो गए। क्या बनने शुरू हो गए? संघ बनने शुरू हो गए। तो मर्चेंट कम्युनिटी वर आल्सो डेराइव्ड पावर एंड प्रेस्टीज फ्रॉम गिल्ड्स माने संघ, विच वर ऑटोनॉमियस कॉरपोरेशन। ऑटोनॉमियस मतलब वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। मैंने आपको कल बताया था, अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा ना तो उसको जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। Which were autonomous corporation formed to protect the interest of the trader। जैसे आज के डेट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना, IIA है, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं आज जो व्यापारी और उनसे जो व्यापार कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। माने कंज्यूमर और व्यापार दोनों के इंटरेस्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही उस समय कुछ संस्थाएं बनी जो व्यापारियों का जो इंटरेस्ट है, उनका जो पक्ष है, उनको रख सके, उनकी बातों को सुन सके, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। दीज कॉरपोरेशन फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स ऑफ मेंबरशिप एंड प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। इनके अपने नियम थे, अपने कोड ऑफ कंडक्ट थे और ये अपने आधार पर कार्य करती थी। विच इवन किंग्स वर सपोज टू एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट, जिसका राजा के द्वारा भी स्वीकार्य होती थी और राजा के द्वारा उनका सम्मान भी किया जाता था। क्लियर है? ट्रेड एंड इंडस्ट्री टैक्सेस, जिसको ऑक्ट्रॉय ड्यूटी के रूप में जाना है, माने चुंगी शुल्क, राजस्व का एक प्रमुख स्रोत था। जब भी आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो उस पर लगता है कस्टम ड्यूटीज। जैसे ही आप फॉरेन एक्सचेंज करते हैं तो उसमें कस्टम ड्यूटीज लगती हैं, अभी भी लगती हैं कस्टम ड्यूटीज, ठीक है। द फेरी टैक्स वाज अनदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन। फेरी टैक्स होता है नौका कर। नौका कर का मतलब क्या है कि आप जब यात्रा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं, जाते हैं, तो उसके लिए आपको कर का भुगतान देना पड़ता था, उसी को फेरी टैक्स के नाम से जाना जाता था। अब तो नहीं लगता ये, ठीक, अब तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भी नहीं लगता है, GST आ गया है। द राइट टू रिसीव द लेबर टैक्स वॉज यूजुअली ट्रांसफर टू द लोकल बॉडीज। जो श्रम कर था, माने जो आप कमा रहे हैं, उस कमाई का एक कुछ हिस्सा आपको कर के रूप में देना होता था। तो वो जो कर होता था उसके लिए कुछ जो लोकल बॉडीज हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनका चुनाव कर लिया गया और उनको ये अधिकार दे दिया गया कि अब आप इनसे इस कर को वसूल कर कीजिए और हमें दे दीजिए। जैसे मैं हूँ, मैं जो कर नियंत्रण प्रणाली है उसको नियंत्रित करता हूँ, टैक्स सिस्टम जो है उसको मैं कंट्रोल करता हूँ या रेगुलेट करता हूँ। मैंने एक बॉडी बना ली, सब बॉडी बना ली अपनी, कि भाई जो लोकल टैक्सेस हैं, जो श्रम कर है, माने जो लेबर टैक्स है, उसको आप वसूलेंगे और आप मुझे दे देंगे। ये था। द गिल्ड मर्चेंट ऑल्सो एक्टेड एज कस्टोडियन ऑफ रिलीजियस इंटरेस्ट। तो जो ये प्रमुख संघ प्रमुख हुआ करते थे, ये धार्मिक हितों के संरक्षक के रूप में भी कार्य किया करते थे। माने ये धर्म के लिए या धर्म की रक्षा के लिए कर लिया करते थे और उससे धर्म की रक्षा किया करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अर्थ के बिना धर्म संभव नहीं है। मतलब यह है कि जहां अर्थ होगा वहीं पर क्या होगा? धर्म होगा। अर्थ माने पैसा। पैसा इन द सेंस ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा, मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा, है ना। ये एक चीज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली घर है, परिवार है, आप हम हैं, तो भोजन तो चाहिए और उस भोजन के लिए धन चाहिए, है ना। तो धर्म कब सुदृढ़ होगा? जब अर्थ होगा। तो इसलिए क्या क्या करते थे ये लोग? ये कुछ कर के रूप में, धार्मिक कर के रूप में
कर वसूला करते थे और उससे फिर धन की रक्षा किया करते थे। ठीक है, ये एक चीज़ है। तो ये मर्चेंट कॉरपोरेशंस के कुछ काम थे। ठीक है, इसके बाद आता है मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। क्या क्या चीज़ें हम इंपोर्ट आयात किया करते थे और किन किन चीज़ों को हम निर्यात किया करते थे। हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स, लिनियन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टीन, कॉपर, लेड, रूबीज, है ना, कोरल और ग्लास। यस, और एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे, स्पीसीज, वीट, शुगर, इंडिगो, है ना, ओपियम, ओपियम को हम बोलते हैं अफीम, है ना, सिजीम ऑयल, कॉटन, पैरट, लाइव एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक हीट्स, स्किन, हीट्स मतलब त्वचा, खाल, खाल कह सकते हैं, स्किन, फर, फर आपको पता ही है, पॉट्स, सींग, टॉर्टॉइज, शेल्स, पर्ल्स, स्फीयर्स, है ना, और क्वार्ट्ज, क्रिस्टल, लैपिस लेजुल, नीला पत्थर इसको बोलते हैं, लैपिस लेजुली को नीला पत्थर। वो आपने देखिए ना, सलमान खान हाथ में कुछ पहने रखते हैं, एक ब्रेसलेट टाइप से, उसमें नीला पत्थर होता है, उस तरह का दिखता है। ग्रेनाइट और टर्क्यूस मतलब फ्रोजा रत्न, ये एक रत्न का नाम है टर्क्यूस। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, बेसिकली देख लेना इन सब चीज़ों को। इसके बाद आता है, देखिए अब आएगा आपका मेन स्ट्रीम, जिसमें हम क्या करने वाले हैं। ये देखो, पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का क्या वो था। ठीक है, मैं बताता रहूँगा। देखो 1 AD जब वर्ष 1 स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर 32% विश्व में पहला स्थान था। 1000 AD तक भी 32% रहा प्रथम स्थान पे। 1500 AD में ये 1 AD है, ये 1500 AD में 24.36% का कॉन्ट्रीब्यूशन, सेकेंड बन गया, सेकेंड लार्जेस्ट। 1600 में 24.41 रहा, 1700 में 24.46 रहा, यह भी द्वितीय पर चल रहा है। 1750 में 25 पर आ गया और 1850 में ये 5 से 10 पर आ गया। आपने एक चीज़ सुनी होगी, 1950 में के बाद 1968 या 1960 70 80, हाँ 1970-80 के अराउंड चाइना एकमात्र ऐसा देश था जिसने 2 डिजिट इकोनॉमी को अचीव किया था, पहला देश था। और जबकि भारत 2 डिजिट इकोनॉमी से भी 3 गुनी ज़्यादा, 10% से भी 3 गुना, भाई 32% बहुत होता है, 1/3 से। वो कब कर लिया था उसने, 1 AD में ही, है ना। उससे पहले की इकोनॉमी तो आप फिर जस्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे, साक्ष्य भी शायद उपलब्ध ना हो। 1870 में यह 9.2% रह गई। 1900 में यह मात्र 2% रह गई। अब आप देखिए किस प्रकार आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो निरंतर रूप से क्या होनी शुरू हो गई, खत्म होनी शुरू हो गई। 1913 5.4 हुई। यह वो पीरियड था जब लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत छोड़ दिया था। 1952 जब पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था, उस वक्त 3.8%। 1973 3.1, और 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, फॉरेन डेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो वर्ल्ड बैंक था और IMF था, इंडियन मॉनेटरी फंड, उन्होंने भारत को और कर्जा देने से मना कर दिया। जो उस समय की मतलब 1991 में जो मुख्य राष्ट्र हुआ करते थे जैसे अमेरिका वगैरह, इन लोगों ने IMF पर और वर्ल्ड बैंक पर दबाव बनाया कि आप भारत को कर्ज मत दीजिए, क्योंकि भारत ने
अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि उसमें भारत में कोई व्यापार ही नहीं कर सकता था, और सब लोगों को भारत एक बहुत बड़ी मार्केट लगता था, बहुत बड़ा बाजार लगता था कि भाई यहाँ पर इतने सारी पॉपुलेशन है, चीन के बाद दूसरी विश्व की सबसे बड़ी आबादी भारत के अंदर रहती है और हम भारत में घुस नहीं पा रहे हैं उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। तो उन्होंने कहा पॉलिसीज़ को लिबरलाइज कीजिए, उसके बाद हम जो है आपको देंगे। तो 1991 में एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया, नई आर्थिक नीति का निर्धारण किया गया और उसके बाद फिर यह यात्रा शुरू हुई। और आज की डेट में निरंतर रूप से, चाहे स्किल इंडिया है, चाहे मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, चाहे मुद्रा योजना है, चाहे स्टार्टअप को लेकर के प्रोग्राम है, चाहे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के है, या चाहे मतलब भारत कौशल विकास योजना करके है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारे जो पॉलिसीज़ हैं वो मार्केट के अंदर जो है अवेलेबल हैं, जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास स्किल्स हैं, उसके पास थोड़ा सा भी कुछ भी है, तो वो अपना व्यापार कर सकता है, अपने आप को स्टेबल कर सकता है। और आप देखिए पिछले लगभग 15 सालों में कितने बड़े स्तर पर बदलाव भारत में देखने को मिले हैं। तो ये एक मुख्य कारण है। तो धीरे धीरे जो भारत है वो अपनी गति को ले रहा है, अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, और निश्चित ही इसी प्रकार से अगर हम लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से हम उस समय को भी अचीव कर लेंगे जो समय में हम रहे हैं, है ना। ये भी एक अपने आप में विषय है, ठीक है। ये एक चीज़ है, क्लियर है। इसके बाद एक चीज़ और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके कि इंडिया कैसे अपने आप को री इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू किया था इंडिया ने, है ना। क्या इंडिया ने अपने आप को कैसे री इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू किया था। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहला 5 ईयर प्लान 1952 में शुरू हुआ, आया कब 1951 में, ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को, साइंटिफिक इंडस्ट्रीज़ को महत्व दिया जाने लगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई 1991 में, और इंडिया जो था वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया आज की डेट में, है ना। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इस वक्त। लोगों की जो इनकम है वो बढ़ने लगी, सेविंग्स बढ़ने लगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगी। आज की डेट में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। लोगों का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बढ़ने लगा, यंगर पॉपुलेशन जो था वो बढ़ने लगा, है ना। तो धीरे धीरे जो बदलाव थे वो ऑटोमेटिकली आने लगे। तो कुल मिलाकर के भारत अब वापस से अपनी उस स्थिति में जा रहा है जहाँ से वो आया था, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये कुछ भारत का इतिहास था आज तक का लेकर के, इसमें कुछ नीतियाँ थी, कुछ प्रोग्राम से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी भारत क्या था और आज क्या है और भारत क्या कर रहा है के बारे में जानना आवश्यक था। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ का इतिहास जानना आपके लिए आवश्यक है। कई बार ये डिबेट आ जाती है कि भारत था ही क्या, है ना। तो जैसे मेकाले की पद्धति, आप लोग बीएड हैं तो मेकाले का आपने पढ़ा भी होगा, मेकाले का सिद्धांत, बहुत सारी चीज़ें थी जो कहा गया भारत के बारे में, लेकिन भारत वास्तव में ऐसा था नहीं, है ना। तो कैसा था भारत और क्यों उसको, उस काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है और क्यों भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो वो सारी चीज़ें आज हमने क्या करी थी, डिस्कस करी थी। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, कैसी रही सारी चीज़ें, प्राउड फील हुआ कि नहीं हुआ। फटाफट से जय हिंद लिख दो, प्राउड मोमेंट तो है ही ये वाली, ये जान करके कि हम इतने गौरवशाली इतिहास से बिलोंग करते हैं और किन संस्कारों में हमारी परवरिश हुई है, यह वास्तव में बहुत एक प्राउड वाली बात है। कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसा लगा आपको सेशन, कैसी लगी आपको भारत की हिस्ट्री, आपका व्यू क्या है वो भी मुझे बताइए। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। लाइक्स नहीं रुकने चाहिए और शेयर्स भी नहीं रुकने चाहिए। ये वाला सेशन जो है बिल्कुल जो है क्या कर दो, वायरल कर दो, ठीक है। चलिए मिलेंगे कल और कुछ नए टॉपिक्स में, जहां हम डिस्कस करेंगे बिजनेस, उनसे रिलेटेड नेचर्स, फीचर्स और भी बहुत सारी चीज़ें बिजनेस के बारे में। व्यापार है, व्यापार पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। क्या पता कल कोई ऐसे एक आइडिया, ऐसे ही बात करते करते ऐसा कोई आइडिया आ जाए कि आप उसको शुरू कर दो। बात समझ में आई। चलिए मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जय हिंद।